गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। क्या आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलें जो है बसंत में आज नए चैप्टर 18 जो है निकाल लीजिए। 17 आपका कल पूरा हो गया था ना गौरव? यस सर। बेटा निकाल लिए यस सर। सभी लोग? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलें फिर देखें। 18 आपका चैप्टर है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, ऐसा धनराज पिल्लई ने जो है कहा। धनराज पिल्लई जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जो है यहाँ पर अपने जो शीर्षक है पाठ का उस पर उन्होंने बताया कि संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, ऐसा उन्होंने कहा। तो तुनुक मिजाज का अर्थ क्या होता है? चिड़चिड़ा। जब किसी व्यक्ति के ऊपर अत्यधिक जिम्मेदारियां हो जाती हैं किसी संघर्ष के कारण या किसी मजबूरी के कारण या कोई भी कारण हो सकता है, उसके कारण उस पर क्या हो जाता है? चिड़चिड़ापन आ जाता है, अप्रसन्नता हो जाती है उसके मन में। वही अप्रसन्नता को या वही चिड़चिड़ापन को तुनुक मिजाज कहा जाता। तो ऐसा धनराज ने बताया कि संघर्ष के कारण अर्थात उस दिन जो है उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ही गरीबी से वो जूझ रहे थे या उनकी स्थिति उस समय दयनीय थी, उसी के कारण उनको क्या हो गया? तुनुक मिजाज हो गया, यानी उनके अंदर जो है चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो गया। ऐसा उन्होंने जो इस पाठ के माध्यम से बताया है। और यहाँ पर उनका एक इंटरव्यू जो है लिया जाता है विनीता पांडे के द्वारा। तो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। यानी हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी जो धनराज पिल्लई हैं, इनके बारे में उनका एक दिन जो है विनीता पांडे जी ने साक्षात्कार लिया, उनसे रूबरू हुए। उन्होंने उनकी जो पसंदीदा चीजें और जो नापसंद चीजें हैं उनके बारे में उन्होंने जानना चाहा और वहां पर जाकर के उन्होंने उनका साक्षात्कार लिया। वही जो साक्षात्कार में उन्होंने कहा या उनके अंदर जो बातें थी उनको उन्होंने व्यक्त किया, उसी का यहाँ पर वर्णन जो है किया गया। तो विनीता ऐसा उनसे कह रही हैं, विनीता पांडे की खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई की हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। हम जैसे किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं कि आपके क्या हाल चाल है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं दूर से आता है तो उससे पूछते हैं कि वहां से यहाँ तक आने पर आपको क्या महसूस हुआ, कौन कौन सी चीजें आपको जो है अच्छी लगी, रास्ते में कितनी जो है रुकावटें आई, इन चीजों को आप जो है व्यक्त करें, बताएं। तो यहाँ पर उसी प्रकार से जो विनीता पांडे हैं उन्होंने भी वही बताया कि पुणे से लेकर के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर जो है बहुत लंबा रहा और कष्ट से युक्त भी रहा। तो आप उस सफर के बारे में हमसे जो है कुछ बताएं। ऐसा उन विनीता पांडे ने जो धनराज से कहा। तब जो धनराज हैं वो अपने बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बचपन मुश्किलों से भरा रहा। यानी उनका जो बचपन है वो मुश्किलों से जो है भरा था, यानी बचपन से ही उनके अंदर जो है मुश्किलें ही मुश्किलें या उनके घर पर मुश्किलें ही मुश्किलें थी। यहाँ पर उन्होंने बताया हम बहुत गरीब थे, मेरे दोनों बड़े भाई
हॉकी खेलते थे। अर्थात उन्होंने बताया धनराज पिल्लई ने कि हम उस समय जो है बहुत ही गरीब थे और मेरे जो बड़े भाई हैं वो हॉकी खेलते थे, ऐसा उन्होंने जो है बताया। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ और उन्होंने बताया कि चूंकि वो छोटे थे तो जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों को देखता कि भाई ये मुझसे बड़े होकर के ये कार्य कर रहे हैं तो वो भी वही कार्य करते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि जैसे आप कोई चीजें पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो आपसे जो छोटे भाई बहन हैं वो भी आपका अनुकरण करते हैं। यदि आप पढ़ते हैं समय से जगते हैं तब वो भी समय से पढ़ते हैं और जगते हैं। यदि आप जो है मनमानी करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है तो वो भी आपको देख करके जो है पढ़ते लिखते नहीं। यानी छोटे बच्चों पर अनुकरण करने की शक्ति होती है। तो यहाँ पर भी इन्होंने बताया चूंकि इनके भाई जो है हॉकी खेलते थे तो इनको भी उस हॉकी खेलने का जो है शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। उन्होंने बताया कि उस समय मेरी जो हैसियत थी, मेरी जो स्थिति थी वो इतनी दयनीय थी कि मैं एक हॉकी का जो पूरा स्टिक है उसको भी जो है खरीदने पर अक्षम था। अर्थात मेरे पास पैसा ही नहीं था कि मैं हॉकी का जो सामग्री है उसको खरीद सकूं, ऐसा उन्होंने बताया। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। ऐसा उन्होंने बताया कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं क्या करता था, अपने जो सहयोगी थे, जो सहपाठी थे, जो साथी थे उनसे मैं जो है स्टिक ले लेता था या हॉकी ले लेता था और उसी से काम जो है चलाता था। वो मुझे तभी मिलती जब वो खेल चुके होते थे, लेकिन उस पर एक कारण था कि जब वो खेलते थे तब नहीं देते थे, बल्कि जब वो खेल चुकते थे तब जो है हमको दे देते थे कि चलो अब तुम जो है खेल लो। ऐसा जो है उन्होंने बताया कि मेरे साथ उस समय जो है हो रहा था। मेरी स्थिति जो है इतनी दयनीय थी। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि मुझे अपनी बारी या मुझे अपने खेल के लिए जो है उनका बहुत जो है इंतजार करना पड़ता था। अर्थात जब वो खेल चुकते थे तभी मुझे देते थे, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। यानी मुझे अब उन्होंने अपना सफर बताया, अपना रास्ता बताया कि मुझे पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई का सिलेक्शन हो गया था, वो भारतीय कैंप के लिए चुन लिए गए थे, तब मुझको जो है पहली स्टिक मिली। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी क्योंकि उसका चयन हो गया था भारतीय कैंप में, तो वहां नई नई स्टिकें थी। तो उन्होंने अपनी जो पुरानी स्टिक थी वो अपने छोटे भाई को यानी धनराज को उन्होंने दे दिया था। वो नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वो मेरी अपनी थी। उन्होंने बताया कि इसके पहले मैं जो भी स्टिक से कार्ड चलाता था या खेलता था वो मेरे लिए नई होती थी, लेकिन वो मेरी नहीं थी, वो किसी अन्य व्यक्ति की थी, इसलिए मुझे जो है उन पर गर्व नहीं होता था। लेकिन जब मेरे बड़े भैया ने अपनी पुरानी स्टिक मुझे जो है दे दी तब मुझे वो स्टिक पुरानी नहीं महसूस हुई बल्कि नई महसूस हुई। क्यों? क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि ये मेरी है। अभी तक तो मैं दूसरे लोगों से ही लेकर के जो है कार्य करता था या खेलता था, लेकिन जब मेरे बड़े भाई ने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी तो वहां से मेरे लिए भी एक स्टिक जो है बन गई और वो पुरानी स्टिक मेरे लिए नए से किसी भी तरह जो है कम नहीं थी। ऐसा उन्होंने बताया। नहीं, उन्होंने बताया कि जब हम प्रथम बार लिए तो अपने भाई की पुरानी स्टिक जो है हमको प्राप्त हुई। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 ईस्वी में मणिपुर में खेली। उन्होंने बताया कि मैं अपना जो पहला हॉकी का खेल था वो मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन
1985 ईस्वी में जो है पहली बार। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला आवाजें निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है? कोई आवाज भी वो कर रहा है। कोई टर टर कर रहा है घंटे से। यस सर। रेडमी निकाल रहा है। रेडमी कर रेडमी है। ये सर रेडमी है। चलें देखें अब आगे। तो उन्होंने बताया कि मैं जो है पहली बार जो खेल खेला अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 ईस्वी में मणिपुर में खेली। यानी पहली बार हमने जो है मणिपुर में सन 1985 में खेला। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसे चेहरा। उन्होंने बताया कि उस समय चूंकि मैं 16 वर्ष का था, मेरी स्थिति भी दयनीय थी, यानी खाने पीने की भी अच्छी सुविधा नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने बताया कि उसके कारण मैं जो है अत्यधिक दुबला पतला था। यानी देखने पर जो है काफी जो है दुबला पतला, जबकि 16 वर्ष का बच्चा जो है काफी हष्ट पुष्ट हो जाता है। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरी स्थिति जो है दयनीय थी, जिसके कारण मैं जो है अत्यधिक दुबला पतला था। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। यानी उन्होंने बताया कि मैं था तो पतला और दुबला, लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर जो है फुर्ती भरी हुई थी कूट कूट करके, जिसके कारण उन्होंने बताया कि मेरा दबदबा चल रहा था खेल में। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। यानी उन्होंने अपनी प्रकृति के बारे में बताया कि मेरी जो प्रकृति थी वो बहुत ही जुझारूपन की थी। मैं चाहे खेल के मैदान में हूँ या खेल के मैदान से बाहर हूँ, मेरी जो प्रवृत्ति होती थी वो जो है जुझारू प्रवृत्ति थी। यानी सबसे जो है लड़ाई झगड़ा करने वाली मेरी जो है प्रवृत्ति थी। सन 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला गया। और इसके पहले उन्होंने बताया कि 85 में जो है उनको जूनियर में खिलाया गया और एक वर्ष बाद सन 1986 ईस्वी में ही उनको जो है सीनियर टीम में डाल दिया गया। यानी एक वर्ष में तत्काल बात हो सकते हैं कि उसके अंदर कितनी बड़ी जो है प्रतिभा थी। ऐसा एक वर्ष में ही वो जूनियर से सीनियर की टीम में जो है पहुंच गए। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। उन्होंने बताया कि मैं और मेरा भाई जो बड़ा था यानी रमेश, दोनों लोगों ने जो है मुंबई में लीग मैच खेले और उन लीग मैचों में हमने जो है काफी धूम मचाई, अर्थात हमारा नाम जो है वहीं से छा गया, ऐसा उन्होंने जो है बताया। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि मुझे ओलंपिक यानी 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। तो 2 वर्ष बाद जो नेशनल ओलंपिक होना था तो उनको उम्मीद थी, चूंकि 85 में वो जूनियर में खेले, 86 में वो तुरंत जो है सीनियर में भर्ती हो गए, यानी जूनियर से एक वर्ष में ही सीनियर में पहुंच गए। और 88 में नेशनल कैंप जो ओलंपिक होना था उस पर उन्होंने बताया कि मुझे उम्मीद थी ऐसा कि मेरा सिलेक्शन जो है 1988 में हो जाएगा, लेकिन ऐसा जो है उन्होंने बताया कि ऐसा जो है नहीं हुआ। अर्थात उनको ये अंदर से आभास था कि मेरा बुलावा जो है जरूर आएगा, लेकिन उनका बुलावा उस समय जो है नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। उन्होंने बताया कि मेरा नाम आने की तो आप छोड़ दीजिए, मेरा नाम जो है
जो 57 लोगों की लिस्ट जाती है उस 57 लोगों के लिस्टों पर भी नहीं था, अर्थात मेरा नाम जो है 57 में से एक भी नंबर पर नहीं था। ऐसा उन्होंने जो है बताया। बड़ी मायूसी हुई, तब उनको जो है अत्यधिक मायूसी हुई, दुख का अनुभव हुआ। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे थे अपनी क्षमता को देखते हुए, उस हिसाब से उनको निश्चित लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन जो ओलंपिक खेलों पर हो जाएगा, लेकिन उनका सिलेक्शन जो है ओलंपिक खेलों पर नहीं हुआ। इसलिए उनके मन में एक प्रकार की मायूसी छा गई, एक प्रकार का उनके मन में जो है दुख उत्पन्न हुआ कि मैं इतनी कोशिश किया और इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन जो है नहीं हो पाया, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक जो है दुख की अनुभूति हुई। मगर एक साल बाद ही आलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। मगर एक वर्ष बाद ही यानी 1988 में आपका ओलंपिक हुआ और 1989 ईस्वी में यानी एक वर्ष बाद ही आलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे जो है चुन लिया गया, यानी मेरा नाम जो है ले लिया गया, या मेरा नाम जो है उन्होंने अपनी लिस्ट पर जो है डाल लिया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी तब से लेकर के उन्होंने अपने बारे में बताया कि तभी से लेकर के मैंने कभी पीछे जो है नहीं देखा कि मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, ओलंपिक में मैं भाग लूंगा या नहीं लूंगा, ऐसी कभी नौबत जो है नहीं आई। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जब से मैं ओलंपिक खेलों पर जो है घुस गया या प्रारंभ कर दिया, तब से लेकर के मैं कभी जो है पीछे मुड़ करके नहीं देखा, या मैंने कभी जो है अपने पीछे नहीं देखा कि वहां से मुझे जो है निकाल दिया गया हो या विश्राम के लिए मुझे जो है कह दिया गया हो कि भाई आप 4-6 माह के लिए विश्राम कीजिए, तब तक जो है नया कोई खिलाड़ी आपके जगह पर आ जाएगा। तो ऐसी कोई बात जो है नहीं हुई, ऐसा उन्होंने बताया। तो जब ऐसा उन्होंने अपने बारे पर बताया तो विनीता जी जो है फिर से उनसे एक प्रश्न पूछती हैं कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, यानी आपने अपना सफर तो बताया, लेकिन आप कितना पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा है, इसके बारे में आप जो है मुझे बताएं। अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं। अब देखते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं या आप पढ़ते हैं, तभी आपके जो सहपाठी होते हैं, साथी होते हैं, जिस प्रकार से आपके साथ व्यवहार करते हैं, आगे चल करके वो शायद बदल जाएंगे, तो आपको यादें आएंगी कि जब हम विद्यालय में एक साथ रहते थे, एक साथ पढ़ते थे, उस समय हमारे अंदर इस प्रकार का कोई भेदभाव आदि जो है नहीं था, लेकिन आज जो है ऐसा भेदभाव दिखाई दे रहा है या इस पर कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ऐसा जो है समझेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने भी उनसे पूछा कि धनराज भाई आप ये बताएं कि जब आप विद्यार्थी जीवन पर थे या विद्यार्थी जीवन जी रहे थे, पढ़ रहे थे, उस समय आपकी दिनचर्या कैसी थी और आज भी आपको वो दिन याद आते हैं कि नहीं आते हैं, ऐसा उन्होंने जो है पूछा। तब जो धनराज हैं वो आगे अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। उन्होंने बताया कि आप जो पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई में मैं एकदम जो है फिसड्डी था, यानी पीछे था, मैं कभी भी क्लास में आगे जो है पढ़ने पर नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने बताया। आगे कह रहे हैं किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत ही कठिन था। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार से मैं 10वीं क्लास तक जो है पहुंच गया, यानी उस समय ऐसा नहीं है, उस समय 10वीं का जो आज भी आप देखते हैं 10वीं और 12वीं बोर्ड होते हैं, जब पहले ये लोग थे तो उस समय 5वीं भी बोर्ड होता था, 8वीं भी बोर्ड होता था
और 10वीं 12वीं तो होते ही थे, ठीक है। लेकिन उस समय सारी सुविधाएं भी नहीं थी जो आपको प्रैक्टिकल के नंबर मिल जाते हैं, आंतरिक टेस्ट के मिल जाते हैं। उस समय इस प्रकार के कोई नंबर आदि की व्यवस्था नहीं थी। आज तो आप देख रहे हैं कि यदि 2 नंबर से 4 नंबर से हाई स्कूल में इंटर में फेल होते हो तो डिसग्रेस लगा करके जो है पास कर दिया जाता है। लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय यदि बच्चा 1 नंबर से फेल होता है तो वो जो है फेल ही माना जाएगा, वो जो है पास नहीं हो सकता। तो उस समय उन्होंने बताया कि मेरा मन जो है नहीं लग रहा था, फिर भी मैं किसी प्रकार से 10वीं कक्षा तक जो है पहुंच गया, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। यानी 10 तक तो किसी प्रकार पहुंच गया, लेकिन 10वीं पास करना इतना साधारण नहीं था, बहुत कठिन मामला था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी न मुझे मिलती। उन्होंने बताया यहाँ पर अपने बारे में बहुत ही स्पष्ट कहा कि उस समय यदि मैं हॉकी का खिलाड़ी न होता तो ना तो मुझे कोई जानता न पहचानता, और यदि मैं नौकरी के लिए भी जाता तो मुझको चपरासी की भी नौकरी जो है न मिलती, क्योंकि मैं इतना ज्यादा या इतना अच्छा जो है पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मुझे कोई जो है अच्छी नौकरी मिल जाती। इसलिए उन्होंने कहा कि शायद उस समय यदि मैं हॉकी का खिलाड़ी ना होता तो चपरासी की भी नौकरी मुझे जो है न मिलती। चपरासी यानी प्यून। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट से भले ही ना हूं, पर गर्व से कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं। उन्होंने कहा कि आज भले ही मैं ऐसा वैज्ञानिक नहीं बन सका, साइंटिस्ट नहीं बन सका, आर्ट्स नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि न सबको एक तरफ रखते हुए आज भी मैं अपने आप को कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी, यानी मैं हॉकी में श्रेष्ठ हूं। हॉकी का बहुत ही अच्छा मैं जो है खिलाड़ी हूं। इस बात को मैं आज भी जो है साबित कर सकता हूं, ऐसा उन्होंने जो है कहा हंसते हुए। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। और आगे उन्होंने कहा कि मेरी शादी के लिए जो है आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं, यानी हॉकी का मास्टर शादी के लिए। ऐसा उन्होंने जो है अपने बारे पर जो है कहा कि मैं जो है इस प्रकार से हूं, अर्थात मेरा जो मन था वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मेरा विश्वास जो है खेल में था। और मुझे ऐसी आशा थी कि मैं इसी खेल में एक दिन अपना जो नाम है वो काफी जो है रोशन करूंगा। और यहाँ पर उन्होंने अपने बारे में कहा कि मुझे गर्व है, या मैं अपने बारे में गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, अर्थात हॉकी में मैं जो है एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हूँ, ऐसा उन्होंने अपने बारे में कहा। तब जो विनीता है उनसे आगे प्रश्न फिर से एक बार किया कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं, अर्थात आप इतने जो तुनुक मिजाज है, तुनुक मिजाज यानी चिड़चिड़ापन, आप तुरंत जो है चिड़चिड़ेपन पर क्यों उतर आते हैं, या आपके अंदर ऐसा चिड़चिड़ापन वाला जो गुण है वो क्यों आ जाता है, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। और उन्होंने बताया जब किसी व्यक्ति के अंदर जो चिड़चिड़ापन होगा तो स्वाभाविक है वो आक्रामक हो जाएगा, चिढ़ जाएगा। जब चिड़चिड़ापन होगा तब चिढ़ जाएगा, और जब चिढ़ जाएगा तो उसके अंदर जो है जो वार करने की क्षमता है, जो आक्रमण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो विनीता पांडे जी हैं उन्होंने धनराज पिल्लई से प्रश्न किया कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं, अर्थात आप इतने चिड़चिड़ेपन वाले क्यों हैं, और कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं, तो क्यों ऐसा उन्होंने जो है पूछा कि भाई इस चिड़चिड़ेपन के कारण आप कभी कभी जो है आक्रामक हो जाते हैं, या कभी कभी आप जो क्रोधित हो जाते हैं,
तो ऐसा क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है, ऐसा विनीता पांडे जी ने जो है उनसे प्रश्न किया। चलिए बेटा, बाकी जो है कल इसको किया जाएगा। ठीक है राशि, राशि आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? आ रही है सब। आ रही है तो यहीं पर जो है निशान लगा लीजिए बेटा। कल जो है इसके बाद यहीं से जो है चालू किया जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके यस सर। यस सर। ओके यस सर। यस सर। ओके, बाय बेटा। बाय सर। बाय सर। बाय सर, हैव अ थैंक यू नाइस सर। डे सर।